हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपका जिला आपकी खबर में मैं हूं अनामिका जय मिश्रा। शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज पहुंचा रहे हैं आप तक। देखिए बड़ी खबर हिसार से मार्केट सचिव की चप्पलों से पिटाई का मामला। इस वक्त की बड़ी खबर हिसार से मार्केट सचिव की चप्पलों से पिटाई का मामला। मार्केट सचिव सुल्तान सिंह का बयान पहुंचा रहे हैं आप तक। सुल्तान सिंह ने कहा कि मुझसे जबरदस्ती लिखवाया गया माफीनामा, जबरदस्ती लिखवाया गया माफीनामा। मार्केट सचिव को सोनाली ने चप्पलों से पीटा था। तो हमने मैडम ने कहा कि खरीद के बारे में बात की तो सारी खरीद के बारे में बताया, सब कुछ बताया। मैडम ने कहा कि शेड बनवाओ। मैं कहा जेई से बात करता हूँ, मैं भी बुला लेता हूँ। जेई को मैंने फोन किया तो छुट्टी थी, जेई साहब नहीं थे। मैंने कहा सब कुछ मैं नोट कर लेता हूँ। जयपाल जी ने सारी समस्याएं नोट कर ली। 2 यूरिनल भी बनाने हैं। वो बोले यहाँ फर्श टूटा हुआ है। मैं क्या मैम जी 1972 के बाद मंडी पहली बार टेम्परेरी मंडी चालू की है ये, और शेड बनवाने के लिए हम लिख देंगे सरकार को, कोई दिक्कत नहीं है। हमने सारी बातें लिख ली। तो मैडम जी एक बोली एक तरफ आओ आप, उनके साथ 2 आदमी और थे, बोले शेड की तरफ आओ। जहाँ 10-15 कदम हम गए तो वो बोले सब पीछे हट जाओ और अकेले बात करेंगे मैडम इनसे। तो मैंने फर्श के बारे में बताने लगा। उन्होंने कहा कि मेरी तरफ मुंह करके बात करो। मैंने मैडम की तरफ जैसे देखा, मैम जी इसी तरह फर्श बनवा देंगे। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे को जानते हो। मैं कहती आदमपुर से चुनाव लड़ा है, मेरे को बताया था आपने, मैंने सारी बातें नोट कर ली, कोई दिक्कत नहीं है जी, सारे काम करवा देंगे। बोले आपने चुनाव में मेरी खिलाफत क्यों की आदमपुर में? मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है। मैं प्रेस मीडिया के सामने कह रहा हूँ आदमपुर में मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है। मैं आदमपुर के विधानसभा चुनाव में कैसे जाऊंगा? मेरे को ये भी, मैंने कहा मैडम जी आपको किसी ने मिसगाइड किया, चुनाव के बाद इतने दिनों बाद आप ये ब्लेम लगा रहे हो। तो उन्होंने कहा थप्पड़ मारा मेरे को कि गाड़ी दे रहे हो आप मेरे को। मैंने कहा गाड़ी नहीं दी मैम। मैं थप्पड़ लगते ही चारों तरफ से 7-8 लड़कों ने मेरे को मारना पीटना शुरू कर दिया बेशुमार। मैं बिल्कुल निडर होकर खड़ा था। मैं गिर गया अनफान में। फिर मैं वहां से भागा, एकदम उसी दुकान में भागा। दुकानदार को कहा यार बचाओ, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। दुकानदार ने भी कहा इसको कि ना ही कहा मैडम ये गलत कर रहे हो आप, कि क्या हो गया ये क्या हो रहा है। तो सर वहाँ मैडम जी खड़ी हो गए, गुंडे वो चारों तरफ दूर खड़े हो गए, और इन मैडम के साथ 2 आदमी थे, उन्होंने वीडियो बनानी शुरू कर दिया, चप्पल से मेरे को मारना शुरू कर दिया अकेले। तो हमने मैडम ने कहा कि तो हिसार से ये बड़ी खबर, मार्केट सचिव के चप्पलों से पिटाई का मामला। मार्केट सचिव सुल्तान सिंह को भी आप सुन रहे थे, जिनका बयान आया है कि उनसे जबरदस्ती माफीनामा लिखवाया गया। मार्केट सचिव को सोनाली ने चप्पलों से पीटा था। सरकारी अफसर को पीटने के बाद ये विवाद हुआ। बड़ी खबर हिसार से पहुंचा रहे आप तक, मार्केट सचिव की चप्पलों से पिटाई का मामला। इस मामले में लगातार अपडेट आ रहे हैं। अब मार्केट सचिव सुल्तान सिंह ने बयान दिया है कि मुझसे जबरदस्ती लिखवाया गया माफीनामा। मार्केट सचिव को बता दें कि सोनाली ने चप्पलों से पीटा था। सरकारी अफसर को पीटने के बाद हुआ था विवाद। टिकटॉक स्टार भाजपा नेता हैं सोनाली फोगाट, आदमपुर से कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ चुनावी मैदान में ये उतरी थी, लेकिन चुनाव तब हार गई थी। इनका कहना है कि किसानों की समस्या को लेकर यह वहां पर पहुंची थी, लेकिन अभद्रता की गई, बदतमीजी की सरकारी अफसर ने, जिसके बाद इन्होंने पिटाई की। लगातार अपडेट इस बड़ी खबर पर पहुंचा रहे आप तक। अब मार्केट सचिव ने बयान दिया है, ये कहा है कि मुझसे जबरदस्ती लिखवाया गया माफीनामा। चाल लिखड़े उसने पढ़ना करते तो तुम्हारी गालियां सुनने के लिए करती हूँ, बहुत गालियां सुनने के लिए करती हूँ क्या? हमें सम्मान से जीने का अधिकार नहीं है? तुम लोगों को जीने का अधिकार नहीं, तुम लोगों को। हाँ जी क्या हुआ सर? मैं तो जो काम का नोट कर लिए, जो भी काम का है। एक और बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं आप तक। सोनीपत जेल में कोरोना की दस्तक। कैदी गैंगस्टर राजू बसोदी कोरोना पॉजिटिव मिला। आपको बता दें कैदी गैंगस्टर राजू बसोदी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। 2 मई को किया गया था राजू बसोदी का कोरोना टेस्ट। सोनीपत से फरीदाबाद जेल में शिफ्ट किया गया था राजू को इलाज के लिए अब भेजा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर सोनीपत से पहुंचा रहे हैं आप तक। जेल में 10 से ज्यादा कैदियों को क्वारंटाइन किया गया।
सोनीपत जेल में कोरोना की दस्तक हो चुकी है। ये बड़ी खबर, कोरोना अपडेट, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। कैदी गैंगस्टर राजू बसोदी कोरोना पॉजिटिव मिला। अब जेल भी अछूता नहीं है। कोरोना से 2 मई को किया गया था राजू बसोदी का कोरोना टेस्ट। ये भी बता दें आपको, सोनीपत से फरीदाबाद जेल में शिफ्ट किया गया था राजू को इलाज के लिए अब भेजा गया है। जेल में राजू बसोदी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद 10 से ज्यादा कैदियों को क्वारंटीन किया गया है। सोनीपत जेल में कोरोना की दस्तक की बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं सोनीपत से इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। अब जेल भी कोरोना से नहीं बच पाया है। कैदी गैंगस्टर राजू बसोदी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। 2 मई को राजू बसोदी का टेस्ट किया गया था। आपको बता दें, सोनीपत से फरीदाबाद के जेल में शिफ्ट किया गया था राजू, और इसके बाद अब राजू को इलाज के लिए भेजा गया है। साथ ही इस पॉजिटिव केस के सामने आने के बाद जेल में 10 से कहीं ज्यादा कैदियों को अब क्वारंटीन किया गया है। ये बड़ी खबर सोनीपत से पहुंचा रहे हैं आप तक। कैदी गैंगस्टर राजू बसोदी कोरोना पॉजिटिव मिला। अब जेल की सलाखें भी कोरोना से अछूती नहीं है। 2 मई को किया गया था राजू बसोदी का कोरोना टेस्ट। सोनीपत से फरीदाबाद जेल में शिफ्ट किया गया था राजू, इलाज के लिए भेजा गया है अब राजू बसोदी को, और उसके बाद जेल में 10 से ज्यादा कैदियों को क्वारंटीन किया गया। हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के लिए पहुंची, और इस बीच कुमारी शैलजा ने सरकार पर निशाना साधा। आपको बता दें, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा पानीपत में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने पहुंची थी, जहां उन्होंने कोरोना के दौरान प्रवासी मजदूरों की स्थिति और प्रदेश में शराब धांधली को लेकर सरकार पर निशाना साधा। साथ ही बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन पर भी शैलजा ने हमला बोला। शराब का इतना बड़ा ये मुद्दा है, और जिस तरह से सरकार सोच रही है कि इससे कुछ निकलेगा, मुझे नहीं लगता कि हरियाणा में एक भी नागरिक ऐसा है जो इस बात से कन्विंस हो कि इसमें कुछ निकल पाएगा। आप देख रहे हैं कि कहने को है कि बनाई है, टीम बनाई है, लेकिन उसका नतीजा पहले भी हमारा कोई अनुभव ऐसा रहा नहीं है। ऐसी मिली जुली सरकारें ज्यादा दिन चल नहीं सकती हैं, और मुझे नहीं लगता कि हरियाणा में भी ये इस तरह का सौदा ज्यादा दिन चल सकता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। निजी स्कूल संचालकों पर हरियाणा शिक्षा विभाग ने 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। इस जुर्माने को भरने के लिए बोर्ड ने 10 जून तक का समय दिया। अब बोर्ड ने साफ कर दिया है कि जो प्राइवेट स्कूल जुर्माना इस तिथि तक नहीं भरेंगे, उन पर यह राशि 1 लाख रुपए की लगाई जाएगी। साथ ही उनके स्कूल के मान्यता पर भी गाज गिर सकती है। दरअसल हरियाणा में बोर्ड एग्जाम में 3300 निजी स्कूलों के अध्यापकों की ड्यूटी लगाई गई थी। ऐसे में 800 स्कूलों ने ड्यूटी नहीं दी थी। बोर्ड ने 800 निजी स्कूलों पर जुर्माना लगाया था। 800 में से 668 स्कूल ऐसे थे जिन्होंने जुर्माना राशि भर दी, लेकिन अब भी 132 स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने जुर्माना राशि नहीं दिया। जिन्होंने जुर्माना राशि नहीं दिया, उन पर बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने कहा है कि अगर तय समय तक 10 जून तक ये जुर्माना राशि नहीं भरी गई इनकी तरफ से, तो इन पर अब 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही उनके मान्यता रद्द करने पर भी विचार किया जाएगा। वहीं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन और बीजेपी अध्यापक प्रकोष्ठ के राज्य प्रधान रामावतार शर्मा ने इसे बोर्ड की हठधर्मिता करार दिया है। उन्होंने इस मसले पर आंदोलन छेड़ने की बात कही है। पिछले वर्ष भी जुर्माना लगा था, तो प्राइवेट स्कूलों की यूनियन आई थी। उन्होंने कहा था कि इस वर्ष हमें इन नियमों की जानकारी नहीं थी और हम आपको कोऑपरेट नहीं कर पाए, आगे से हम कोऑपरेट करेंगे, हमारा जुर्माना माफ कर दिया जाए। तो पिछले वर्ष उन सब स्कूलों का जुर्माना माफ कर दिया गया था। उसके बाद उन्हीं यूनियनों ने बोर्ड का धन्यवाद भी किया था माफ करने के लिए, और हम कोऑपरेट करेंगे इसका अपने लेटर पैड पर लिख करके भी दिया था कि हम आपका पूरा सहयोग करेंगे परीक्षाओं में।
और ऐन समय पर जब हमने परीक्षाएं प्रारंभ की, उस दिन हमें 2 घंटे पहले पता चलता कि वो फलाना टीचर ड्यूटी देने नहीं आया है। ऐसी अनियमितताएं उनके कारण से हुई। इस कारण से प्रत्येक विद्यालय को 5,000 रुपये जुर्माना लगाया गया। उसमें से लगभग 800 इस प्रकार के स्कूल थे। 3300 स्कूलों में से 800 स्कूल थे जिन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं दी, और उसमें से सिर्फ 132 स्कूल बचे हैं जिन्होंने जुर्माना नहीं भरा है। तो इसमें नियम यह है कि एफिलिएशन की भी कार्रवाई करेंगे तो जुर्माना 5 की बजाय 1 लाख रुपए भी हो सकता है। तो सब विद्यालयों से मेरा निवेदन है फिर कि अभी समय से पूर्व बोर्ड ने जो पोर्टल पर दिया हुआ है 5,000 रुपये अपने घर बैठे ही भर सकते हैं। सोमवार को परीक्षा परिणाम आने वाला है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने कभी नहीं कहा कि हम जुर्माना नहीं भरेंगे। जुर्माना तो है ही नहीं कोई। 2018-19 में जो टीचर अब्सेंट रहे किसी कारणवश, हमने चेयरमैन साहब से टेबल पे बैठ के बात करी, हमारे एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने, और चेयरमैन साहब ने ये कहा कि ये 2018-19 का जुर्माना मैं माफ कर देता हूँ, आगे से आप लोग अपना इस चीज का ध्यान रखें। तो वो जुर्माना तो माफ कर दिया था, तो जुर्माना है ही नहीं कोई। अब ये बिना बात की कोई बात लेके चेयरमैन साहब किसी बात पे अड़े हुए हैं, अपनी हठधर्मिता लगा लो या कुछ भी लगा लो। तो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन पूरी तरह से इसका विरोध कर रही है, और हम 1-2 दिन में प्रदेश की हमारी सभी एसोसिएशन के पदाधिकारियों को भिवानी में बुलाकर एक पत्रकार वार्ता करके और आगे के आंदोलन की हम घोषणा करेंगे। उधर सिरसा में मानसून से पहले जिला प्रशासन सतर्क हो गया है और यहां पर बाढ़ नियंत्रण कक्ष बनाए गए हैं। पिछले कई दिनों से सिरसा और आसपास के जिलों में हो रही बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन इस बार पहले से ही सतर्क हो गया है, क्योंकि सिरसा में तेज बारिश के बाद नहरों के बांध टूटने और उसके पानी से किसानों की फसल तबाह होने की घटनाएं कई बार सामने आई। इसी को देखते हुए जिला प्रशासन ने इस बार मानसून आने से पहले ही तैयारी कर ली है और ग्रामीणों को समस्या ना हो, इसके लिए प्रशासन ने एहतियात के तौर पर बाढ़ नियंत्रण कक्ष बनाए हैं, ताकि आपातकालीन स्थिति में जानकारियों का आदान प्रदान ठीक से हो सके। वहीं किसानों का कहना है कि हर साल फ्लड कंट्रोल रूम बनाई जाती है, लेकिन ठोस कदम नहीं उठाए जाने की वजह से उनकी 90% फसलें पानी में डूबने से खराब हो जाती हैं। किसानों ने कहा कि इस बार इसका फायदा कितना मिलता है ये तो समय आने पर ही पता चलेगा। वहीं जिला राजस्व अधिकारी विजेंद्र भारद्वाज ने बताया कि लघु सचिवालय स्थित तहसील कार्यालय के कमरा नंबर 18 में बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। इसका दूरभाष नंबर 016662488882 है, जिस पर लोग सूचना दे सकते हैं। सूचना मिलते ही तुरंत कार्रवाई होगी। इस साल नहीं फ्लड कंट्रोल रूम बनाया है, हर साल से फ्लड कंट्रोल रूम बनता है। राज्य सरकार से एक बहुत बड़ा पैसा बाढ़ बचाव के लिए जिला प्रशासन के पास आता है, जिसे कि जिला प्रशासन के अधिकारी भ्रष्टाचार के जरिए उसका पूरी तरह से गबन कर लेते हैं। मौके के निरीक्षण के बहाने 1-2 बार नाव पर सवार डीसी साहब या दूसरे महोदय होते हैं, जबकि जो तटबंधों के हालात है घग्गर नदी के, वो पिछले 15 सालों से कमजोर है। जब भी घग्गर के अंदर जल स्तर बढ़ता है तो प्रत्येक गांव में 400 एकड़ से 500 एकड़ की फसलें नष्ट हो जाती है। तो ये सिर्फ दिखावे की कार्रवाई है। जब तक प्रशासन जमीनी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा और जो पैसा बाढ़ बचाव के लिए आता है उसे पूरी तरह से नहीं लगाएगा, जब तक मुझे नहीं लगता कि बाढ़ से इन दिखावों से कुछ हो सकता है। देखो जी, ये कंट्रोल रूम बनाया है तो वो जो आगे सिस्टम होगा, बरसात के सीजन में फ्लड आएगा तभी पता चलेगा कि कितना कारगर साबित होती है सरकार इस कदम पर। नुकसान तो पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। 2-2 महीने खेतों में पानी भरा रहता है। वो किसान कब तक फसल बोएगा, क्या करेगा क्या ना करेगा, उसके जेब में से तो पहले खर्चा लग गया है। फसल का तैयार हुई फसल डूब जाती है पानी के अंदर। हमें नहीं लगता जी ये कंट्रोल हो पाएगा। ये एक प्रशासन की झूठी मूठी घोषणा ही है। फ्लड रूम कंट्रोल से कभी वाटर कंट्रोल नहीं होता है। अगर पानी को कंट्रोल करना है तो इस घग्गर नदी पर डैम बनाए जाए, और जैसे हमारे इधर इसकी साइड में जो एक रंगोली नाला निकला हुआ है, इस तरह की नालियां निकाली जाए, और पानी को जो हमारा इस साइड का एरिया है, जैसे नाथसुरी चौपटा ब्लॉक है, इधर राजस्थान तक है, वहां तक इन पानी को भेजा जाए तो इधर का एरिया सिंचाई हो जाता है और इधर लोग फ्लड से बच जाते हैं। सरकार के दिशा निर्देश अनुसार और उपायुक्त महोदय के दिशा निर्देश अनुसार जो है 1 तारीख से जो है फ्लड कंट्रोल कक्ष जो है स्थापित कर दिया गया है। उसमें 24/7 जो है हमने ड्यूटी लगा दी है और उनको जो है ड्यूटी भेज भी दी है।
फ्लड से संबंधित जो भी है कोई फ़ोन करेगा या कोई आपदा से संबंधित कोई जानकारी मांगेगा, उसमें स्पेसिफिक हमारा कोविड का कंट्रोल रूम भी चला हुआ है। वो बंदे तो बैठे ही बैठेंगे, एक बंदा स्पेसिफिकली उनमें से रहेगा और 3 बंदों की ड्यूटी हमने और लगा दी। पिछले कई दिनों से सिरसा और आसपास के जिलों में हो रही बरसात को लेकर जिला प्रशासन पहले से ही सतर्क हो गया है, क्योंकि जो आसपास की नदियां हैं उनके बांध टूट जाते हैं। तेज बरसात होने के बाद जो उनके बांध है टूट जाते हैं और किसानों की जो फसलें हैं वो लगभग 90% तक क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। इसी के लिए चलते जो जिला प्रशासन है इस बार मानसून आने से पहले ही पूरी तरह से सतर्क हो गया है। उन्होंने एक बाढ़ नियंत्रण कक्ष बनाया गया है ताकि जो ग्रामीण हैं उनको इस साल ऐसी समस्या का सामना ना करना पड़े, और साथ ही साथ एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है ताकि जो किसान है वो अपनी समस्या तुरंत उन तक पहुंचा सके और प्रशासन मौके पर कुछ ना कुछ कार्रवाई कर सके। जो ये नियंत्रण कक्ष बनाया गया है ये उस समय कितना कामयाब होता है, क्योंकि किसानों का मानना है कि हर साल जो बाढ़ आती है उससे लगभग 90% तक की जो फसल है हम लोगों की नष्ट हो जाती है और प्रशासन द्वारा कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं। हाँ, हालांकि इस बार प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, नियंत्रण कक्ष बनाया गया और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, लेकिन ये उसी समय देखना होगा कि जो ये नियंत्रण कक्ष है कितना कामयाब रहता है। सिरसा से नैन्सी लोहिया के साथ कैमरामैन गगनदीप, हरियाणा न्यूज। इधर जींद के आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर भर्ती मामले पर गृह मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है। अनिल विज ने बताया कि आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर भर्ती मामले की जांच में अनियमितताएं पाई गई थीं, जिसके बाद उन्होंने जींद के सीएमओ जय भगवान को सस्पेंड कर दिया। विज ने बताया कि इस मामले में उन्हें जींद के विधायक से शिकायत मिली थी। उसमें विधायक की शिकायत आई थी और विधायक शिकायत कर सकता है, विधायक किसी की भी शिकायत कर सकता है और हमने बकायदा उसकी जांच करेंगे। जांच कराने के बाद जो तथ्य पाए गए हैं उसके आधार पर ही उसको सस्पेंड किया। और आपको बता दें कि शुक्रवार को अंबाला में कोरोना के 4 नए मामले सामने आए हैं। लगातार यहां पर पैर पसार रहा है कोरोना। इन लोगों ने बराड़ा कस्बा के हनुमान कॉलोनी की 9 साल की बच्ची भी इन लोगों में शामिल है जो कोरोना पॉजिटिव मिली है। बताया जा रहा है कि बच्ची का परिवार कुछ दिन पहले ही दिल्ली से वापस लौटा है। स्वास्थ्य विभाग को इसकी सूचना मिलने पर जांच की गई थी, जिसमें बच्चे की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। स्वास्थ्य विभाग ने बच्ची को मुलाना में बने कोविड-19 अस्पताल में शिफ्ट कर दिया। वहीं मुलाना के जहांगीरपुर का युवक भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। बताया जा रहा है कि ये युवक 2 दिन पहले ही तेलंगाना से लौटा था, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जांच के लिए युवक के सैंपल लिए थे। प्रदेश में कोरोना का कहर थमने का नाम ही नहीं ले रहा। अब जाखल में कोरोना का नया मामला सामने आने पर लोग परेशान हैं। नया मरीज सामने आया पर बताया जा रहा है कि अपने अधिकारी के संपर्क में आने से आरपीएफ कर्मचारी भी कोरोना संक्रमित हो गया है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कोरोना पॉजिटिव मरीज को अग्रोहा भेज दिया है। ये मरीज जिस किराए के मकान में रहता था, स्वास्थ्य विभाग की टीम उस एरिया में भी कार्रवाई में जुट गई है। ये रेलवे स्टेशन पर पुलिस में जॉब करता है जी। इसकी रिहाइश कहाँ पर थी? ये रेलवे रोड पर यहाँ किराए पर रहता है। और इसके साथ में परिवार के सदस्य भी रहते हैं? 3 सदस्य है। इसकी माताजी है, एक इसकी घरवाली है और एक 3 ही सदस्य हैं। और इसने कोई अपनी हिस्ट्री दी है? इससे पहले वो किस किस से मिल चुका है? कोई बात बताई है उसने?
ये इसके बैरिक में है जी, सारे पुलिस वाले हैं, उसके कॉन्टेक्ट में सारे, और 5 और थे जो पुलिस वाले, वहाँ हमने उसको क्वारंटाइन में डाल रखे हैं। और देश भर में अनलॉक 1 के दिशा निर्देशानुसार 8 जून से सभी शॉपिंग मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और रेस्टोरेंट खुलने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ये समय मॉल मैनेजमेंट और शॉप ओनरों के लिए एक बड़ी चुनौतीपूर्ण वक्त है। दुकानदारों का कहना है कि 3 महीने की बात करें तो हमने अपनी दुकानों का किराया दुकान के मालिक को दिया है, साथ ही वर्करों को उनकी सैलरी देनी पड़ी, लेकिन कोरोना के कहर के चलते अभी कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा। ऐसे में सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइंस का ध्यान रखते हुए हम अपनी दुकान खोलेंगे, लेकिन ऐसे में ग्राहकों का आना जाना बहुत कम होगा। दुकान मालिक कह रहे हैं कि सरकार ने हमें कोई राहत नहीं दी, हमारे लिए ये चुनौतीपूर्ण समय है। कितना प्रेशर आपके ऊपर है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक यादव है। दीपक, कैसा आप देखते हैं, कितना चैलेंज मानते हैं कि पिछले 3 महीने के बाद आज शॉप खोलने की बारी आई है, और लेकिन कुछ टर्म्स और कंडीशन इस पे लगा दी गई है? जी बिल्कुल, चैलेंज काफ़ी है। सबसे बड़ा चैलेंज तो हमारे लिए ये है कि जो लॉकडाउन में जो भी 8 तारीख को जो सरकार जो गाइडलाइंस जो जारी कर रही है, इसमें खोलने की तैयारी चल रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में, लेकिन सबसे बड़ा जो चैलेंज हमारे पास है वो यही है कि जो हमारे जो क्लाइंट जो ग्राहक है, जो उनको अपने आप पास से जोड़ना फिर दोबारा, ये सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए। और इस लॉकडाउन जो 72 दिन का जो लॉकडाउन था, सरकार से हमारा कोई रेंट जो ये माफ़ नहीं हो पाया, ये डिमांड में जो हमारे ओनर से हमें बार बार परेशान कर रहे हैं रेंट के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।